Hello everyone, myself Dr. Maya Agarwal, Assistant Professor SPC Government College Ajmer. Student, today we are discuss about the lecture topic of process of MBA. आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया। तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध की जो प्रक्रिया है, तो उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध जो हमें के बारे में हमें जो बताया है वो पीटर ड्रकर के द्वारा दी गई ये प्रणाली है जो मूलतः उद्देश्यों पर जोर देती है। तो 100 उद्देश्य प्रबंध प्रणाली अगर हम देखें तो पीटर ड्रकर ने कहा है कि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक प्रबंधक की तथा संपूर्ण उपक्रम दोनों की कार्यकुशलता में सुधार के लिए निगमीय विभागीय तथा प्रबंध प्रत्येक स्तर के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो कहने का आशय यही है कि 100 उद्देश्य प्रबंध मीन्स MBA एक ऐसी प्रणाली सिस्टम है जिसमें व्यक्तिगत रूप से तथा संपूर्ण समग्र रूप से उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उसके पश्चात इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने घातक प्रयास किया, उनके कार्यों में निष्पादन मूल्यांकन भी किया जाता है। तो वर्तमान में देखें तो आधुनिक समय में 100 उद्देश्य प्रबंध प्रणाली एक अच्छी प्रबंध प्रणाली है जिसका सभी जगह उपयोग किया जा रहा है ताकि प्रबंधक अपने लक्ष्यों को अत्यंत ही कुशलता के साथ मित्रता के साथ प्राप्त करने में सफल हो पाए। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं MBA की प्रक्रिया की कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध के लिए के अंतर्गत किन चरणों को पूरा करके हम उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमें एक स्टेप को फॉलो करना होगा क्योंकि हम किसी भी कार्य को यदि क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो उसे हम प्रक्रिया कहते हैं। तो इसी तरह से उद्देश्य द्वारा प्रबंध जो प्रणाली है इसको भी पूरा करने के लिए हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है जिसे हम उद्देश्य प्रबंध की प्रक्रिया कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ MBA को आज हम देखने जा रहे हैं। इसमें कुछ चरण के ऊपर मैं चर्चा करूँगी, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो नंबर 1 अगर हम देखें संस्था के समग्र उद्देश्यों का निर्धारण, यानी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की जब हम बात करते हैं इसमें जो पहला स्टेप होगा उद्देश्यों का निर्धारण, मतलब संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाएगा कि संस्था किस उद्देश्यों को लेकर कार्य कर रही है। दूसरी बात जो इन उद्देश्यों को लेकर कार्य कर रही है संस्था के संपूर्ण उद्देश्यों का निर्धारण इसमें अंदर किया जाएगा। दूसरा बिंदु जो है हमारा वो है सेकंड स्टेज पर हम आते हैं तो हम देखते हैं अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्धारण। तो 100 उद्देश्य प्रबंध में प्रथम चरण में संस्था के संपूर्ण समग्र उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाता है। इसके पश्चात उच्च स्तरीय उद्देश्यों को उद्देश्य निर्धारण करने के पश्चात अधीनस्थ उन कार्यों को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे। तो इस स्टेज पर अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाएगा कि अधीनस्थ जो है संस्था के संपूर्ण समग्र उद्देश्यों प्राप्त करने के लिए किन उद्देश्यों को लेकर कार्य करेंगे। तो जैसे यथा मंडल स्तर पर, विभागीय स्तर पर, अनुभागीय स्तर पर अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्धारण इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो इस अधीनस्थों के उद्देश्य निर्धारण में सभी अधीनस्थ मिलकर अपने अपने सुझाव देंगे, अपनी अपनी राय देंगे और अपने सुझावों की सहभागिता लेते हुए अपने उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। अगला जो बिंदु है हमारा थर्ड बिंदु जो बच्चों वह उद्देश्यों और संसाधनों में संतुलन बनाए रखना। प्रथम और द्वितीय चरण में जब हमने उद्देश्यों का समग्र और अधीनस्थ स्तर पर निर्धारण कर लिया है तत्पश्चात अगर हम देखें थर्ड स्टेप पर संस्था ने उद्देश्य तय करिए उनको प्राप्त करने के लिए हमें किन किन संसाधनों की आवश्यकता होगी और संसाधन जैसे हमारे लिए भौतिक और मानवीय संसाधन ये हमें लक्ष्य के लिए चाहिए। प्रबंधक जो है भौतिक तथा मानवीय संसाधनों के उपयोग से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इस स्टेप के अंतर्गत संस्था के भौतिक तथा मानवीय संसाधनों में संतुलन बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि संस्था अपने उद्देश्यों को समग्र रूप से संस्था के समग्र हित में उसको प्राप्त किया जा सके। अगला बिंदु जो है हमारा वो है उद्देश्यों का पुनरावर्तन करना, मीन्स रिसाइकलिंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध प्रणाली में उद्देश्य और निर्धारण अधिकारी और अधीनस्थ की संयुक्त सहमति या परस्पर आपसी विचार विमर्श द्वारा किया जाता है। तो इसके पश्चात अधीनस्थ अपने अधिकारियों के उद्देश्यों में संशोधन समायोजन भी कर सकते हैं और इन उद्देश्यों में संशोधन समायोजन करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करने हेतु उद्देश्यों का पुनः आवर्तन किया जाता है और जिसके जो उद्देश्य अब तय किए उसका अधीनस्थ मिलकर कार्य करेंगे। अगला जो नंबर क्रम 5 है हमारा फिफ्थ बिंदु पर हमने कार्य योजना का विकास, मीन डेवलपिंग एक्शन प्लान। तो संस्था के सभी स्तरों पर उद्देश्यों का पुनः आवर्तन होने के पश्चात अब उनके क्रियान्वयन की बारी आती है क्योंकि हमने उद्देश्य का तय कर लिए लेकिन उनको पूरा किस प्रकार करेंगे। तो उसके लिए जो हमें एक्टिविटीज़ की जाएंगी
जो हमें कार्य किए जाएंगे उसकी रूपरेखा का विकास इसके अंतर्गत किया जाएगा। इसके पश्चात अगला चरण है छठा हमारा कार्य योजना का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटिंग एक्शन प्लान। अब 100 उद्देश्य प्रबंधन की इस प्रक्रिया में जब कार्य योजना को हमने डेवलप कर लिया है, हमने बना लिया है, तो उन पर वास्तव में अब उनका क्रियान्वयन चरण में शुरू हो जाता है। कर्मचारी सभी अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में तन्मयता से जुट जाते हैं, लग जाते हैं और अपनी अपनी योजना के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करते हैं और अधिक से अधिक अनुसार एक दूसरे को कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाता है ताकि वो अपने लक्ष्यों को कुशलता के साथ प्राप्त कर सके तथा संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर पाए। इसी प्रकार अगला बिंदु है योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात सामयिक मूल्यांकन, पुनरावलोकन मीन्स पीरियोडिक रिव्यूज। तो 100 उद्देश्य प्रबंधन सफलता के लिए बच्चों को आवश्यक है कि अधिकारी और अधीनस्थों की समय समय पर बैठक, मीटिंग्स और सभाएं आयोजित की जाए तथा उनके निष्पादन का मूल्यांकन किया जाए कि वास्तव में उन्होंने उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया है, उद्देश्यों की प्राप्ति में वो कहाँ तक सफल हो पाए हैं। तो इनका सामयिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जाए और उसके संदर्भ में जानकारी अधीनस्थों को भी कराई जाए कि आपकी परफॉर्मेंस किस प्रकार की है, धीमी है तो उसका क्या कारण है, उसमें कुशलता के साथ आगे सुधार की गुंजाइश रखी जा सके। तो इस प्रकार पुनरावलोकन सामयिक से क्या होता है बच्चों, श्रमिकों को अपनी क्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है कि वो क्रियाएँ किस गति से आगे बढ़ रही, किस गति से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में जुटे हुए हैं। तो इससे क्या होता है, जो गलतियाँ जो दोहरा रहे हैं, जो कमियाँ उनके बीच रह जाती है, उन कमियों की पुनरावृत्ति नहीं होती और संस्था अपने लक्ष्यों को अधिक कुशलता से प्राप्त करने में सफल हो पाती है। और अंतिम बिंदु अगर हम देखें तो जो 8 बिंदु है 100 उद्देश्य प्रबंधन का वो है अंतिम मूल्यांकन। अंतिम मूल्यांकन के अंतर्गत 100 उद्देश्य प्रबंधन का अंतिम चरण माना जाता है जिसमें एक तरह से कर्मचारियों के कार्य का निष्पादन मूल्यांकन समग्र रूप से किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक कार्य का निष्पादन किया जाता है कि जो प्रभाव हमने रखे थे, जो उद्देश्य हमने तय किए थे, उन उद्देश्यों को हम कहाँ तक प्राप्त कर पाए हैं। यदि उद्देश्यों से हम काफ़ी निकट है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन हमने किया है। यदि हम उद्देश्यों से काफ़ी पीछे हैं तो हमारे निष्पादन में मूल्यांकन में काफ़ी कमी आती जाएगी और हमें सुधार की गुंजाइश मानी जाएगी। तो हमें गुणात्मक रूप से, पुनरावृत्त रूप से कार्य का मूल्यांकन करना होगा और उद्देश्यों में कमी के क्या कारण रहे, क्या उन कारणों को जानकर का प्रयास किया जाएगा ताकि भविष्य में क्यों उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो जिनके कारण हमारा निष्पादन मूल्यांकन जो हमें कमी देखी गई। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि उद्देश्य द्वारा प्रबंधन की जो प्रक्रिया है इन सभी चरणों को पूरा करने के उपरांत सफल होती है। तो होते हैं MBO के द्वारा हम अपने उद्देश्यों को अधिक सजगता से, अधिक कुशलता से प्राप्त कर पाते हैं और प्रत्येक प्रबंधक को MBO जो प्रक्रिया के लिए इन सभी चरणों का पालन करते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना आवश्यक माना जाता है। तभी भी अपने लक्ष्यों को अधिक सजगता से, कुशलता के साथ संस्था के लिए प्राप्त कर पाते हैं।